हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई हेट कोडिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया हूं, जो कि जावा के कॉन्टेक्स्ट में है। हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा जावा है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे ही बना हुआ है। अगर हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जावा में बहुत प्रॉब्लम होगी। जावा जावा के प्रोग्राम लिखने में समझने में बहुत प्रॉब्लम। इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमारा क्लास के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कब ये मेमोरी एलोकेट होते हैं, क्लास की मेमोरी होती है या नहीं होती है, ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की मेमोरी होती है या नहीं होती है, या ये कब मेमोरी एलोकेट करते हैं जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रोग्रामिंग करने में, जावा को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपके क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर हो जाए। तो इस जावा से रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे ये हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे कि है हमारे पास व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होता है, हमें क्लास की ज़रूरत क्यों होती है, हमारे क्लास के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सारे सवालों को अगर हम जानना चाहते हैं तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा, सारी चीज़ें समझनी होगी। और अगर आपको कोई डाउट हो या किसी भी तरह की चीज़ें समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा या तो आपको रिप्लाई दे दूँ या फिर इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूँगा। तो बेसिकली ये क्लास होता क्या है? अगर हम देखें, जैसे कि हमारे पास कोई भी नया कॉन्सेप्ट कब आता है? कैसे आते हैं? जब हमारे पास पीछे की चीज़ों में, पहले की चीज़ों में जब प्रॉब्लम होती है और उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब हम कुछ नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, तो उससे ही हमारे पास कुछ नई चीज़ें बनती हैं। तो इस तरीके से अगर हम क्लास का जो है कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें कि हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आया है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना होगा। जैसे कि अगर हम सी की बात करें, तो सी जो है हमारा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट के कोई भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। वहाँ पे सिर्फ़ हमारे पास मेथड्स वग़ैरह होते हैं। तो आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हुई जिसके कारण हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट लाया, क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया। तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम्स को समझनी होंगी जो हमारे पास सी में थी, जो हमने सी में फेस किया। तो अगर हम सी की प्रॉब्लम की बात करें तो सी में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते थे, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो डेटा हमारा वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होता है। और हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में और हमारा जो डेटा स्टोर होता है किसी भी वेरिएबल में, तो हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल जो हो हर तरीके से सिक्योर हो, वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, किसी भी तरीके से बाहरी चीज़ों से एक्सेस ना हो। अगर ये चीज़ें हम नहीं रोक पाते हैं, दैट मीन्स हमारा डेटा सिक्योर नहीं। और हम जानते हैं कि हम जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो सारा का सारा एक तरीके से डेटा पर ही गेम होता है। मतलब जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन हम डेटा पे ही करते हैं। दैट मीन्स हमें हर तरीके से डेटा को सेव करना होता है, जो कि हमारे पास सी के कॉन्सेप्ट्स में नहीं था। क्योंकि हमारे पास जो जनरली वेरिएबल जो भी हम डिक्लेयर करते थे, वो सारे के सारे वेरिएबल या तो हमारे पास सी लैंग्वेज में ग्लोबल होता था
या फिर लोकल होता था। तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स की वजह से हमारे पास जो डेटा हम उन वेरिएबल में जो स्टोर कर रहे थे, वो डेटा हमारे पास सिक्योर नहीं थे। इसी सिक्योर के कॉन्सेप्ट्स को सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए कि हमारा डेटा सिक्योर हो, इसके कॉन्सेप्ट्स को लाने के लिए ही हमारे पास कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट का। जैसे हम लोग अगर देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है एनीथिंग व्हिच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो भी चीजें उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। तो उसी तरीके से फिलहाल के लिए हम ये सोच लें कि हमारे पास रियल लाइफ में जितनी भी चीजें हमारे आसपास नजर आ रही हैं, वो जो है ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक जैसे मैं एज ए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने एक ह्यूमन को लिया, जैसे उसका नाम राम है। तो मैंने राम को लिया। अब राम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। जैसे राम की हाइट हो गई, राम का एड्रेस हो गया, नेम हो गया, लोकेशन हो गया। ये सारे एट्रीब्यूट हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करूँ, तो मैं उसके एट्रीब्यूट्स जैसे नेम, एज, लोकेशन, ये सारे मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्ट एक्सेस मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मैं ये कहूँ कि व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द एड्रेस। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उसमें कोई वैल्यू नहीं आती। अगर मैं पूछूं कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, तो मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं लिया है। अब मैं इसी चीज को अगर ऐसे बोलूं कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द राम, तो मैंने क्या किया? राम इज एड्रेस, राम इज ऑब्जेक्ट। अब राम एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस किया। मैंने कहा व्हाट इज एड्रेस ऑफ राम, देन आई कैन गेट द वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी आ रहा है। सिक्योरिटी कैसे आ रही है? कि मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों को अगर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं लूंगा, देन मैं उसके अंदर के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये कि हमारा जो डेटा है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर डेटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारा हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मतलब मैंने जो अभी जो एग्जांपल दिया राम का, सो राम इज द रेफरेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। अब उसके अंदर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? राम का रेफरेंस लेना होगा। तो इस तरीके से ये एक तरीके से एनालाइज करने का तरीका है कि हमारे पास जो डेटा है वो एज ए इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर सिक्योर। मतलब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के जो डेटा है, वो अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो वो बहुत ही सिक्योर है। सिक्योर कैसे मैं बोल रहा हूँ? सिक्योर कहने का मतलब है कि मुझे डेटा अगर एक्सेस करना है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का, तो मुझे ऑब्जेक्ट का पहले रेफरेंस लेना होगा। अगर मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं मिलेगा, देन आई कैन से कि मुझे वो डेटा एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से एक चीजें हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है, एक चीजें साफ साफ हमें दिख रही है कि हमारा जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहीं से हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चीजों को रियलाइज कर लिया, एनालाइज कर लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेटा को सिक्योर करके रख रहा है। दैट मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे सी में नहीं था, इसलिए डेटा वहां पे सिक्योर नहीं थे।
दैट मीन्स अगर हम ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहते हैं जहाँ पे डेटा हम सिक्योर रखना चाहते हैं, तो हमें उस डेटा को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखना होगा। दैट मीन्स अगर हम जावा में चाहते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर हो, हमारी चीज़ों को, हमारे डेटा को कोई भी एक्सेस ना कर पाए, तो हम लोग उसको किस फॉर्म में रखेंगे? ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए हमें उसे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करना होगा। तो हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि अगर हम डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास रियल लाइफ में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और अगर हम हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग एक-एक एंटिटी बनाएँ, तो हमारे पास क्या होगा कि इतने सारे ऑब्जेक्ट हो जाएँगे, इतने सारे ऑब्जेक्ट हो जाएँगे जिनको मैनेज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने क्या एब्ज़ॉर्ब किया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिमिलर हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जो है जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनका जो बिहेवियर है, वो जो है मैचिंग है, सिमिलर टाइप। तो हम लोगों ने क्या किया, उन सारे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल एंटिटी में रखा, वैसे एंटिटी में और एक एंटिटी में रखा वैसे उन सारे ऑब्जेक्ट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो है वो सिमिलर है। तो यहीं से हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आया, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास डेटा को सिक्योर करने के लिए। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आया तो उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो है वो क्लास का कॉन्सेप्ट अब आना शुरू हो गया है। हम अभी जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ें अपोज़िट डायरेक्शन से आ रही है। पहले हम लोगों ने रियलाइज़ किया ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से फिर हम जो है वहाँ पे यहाँ पे जो है क्लास के कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास रियल लाइफ में जो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होगा वो रिवर्स होगा। पहले हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास, देन वी विल गो फॉर द ऑब्जेक्ट। हम वो भी एक एग्जांपल देखेंगे। जस्ट मैं आपको पहले रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि हमारे पास कॉन्सेप्ट कैसे आए। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। उन ऑब्जेक्ट को हैंडल कैसे किया जाए? कैसे हैंडल किया जाए? तो हम लोगों ने जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखा, तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट में सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम लोगों ने उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप बनाया और उन ग्रुप में सिर्फ़ उन सारे ऑब्जेक्ट को रखा जिनकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर जो है वो सिमिलर टाइप की हो और इसी ग्रुप को हम लोगों ने क्लास का नाम दे दिया। दैट मीन्स हम लोग क्लास को बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट आई एम गिविंग वन ऑफ द एग्जांपल। मैंने अभी क्लास को एक तरीके से डिफाइन किया। दैट मीन्स हम लोग क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन में जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स के जो बिहेवियर होंगे वो जो होंगे सिमिलर। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्लास। नाउ हम क्लास को और भी बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जहां हमारे पास नीड के बेसिस पे क्लास का कॉन्सेप्ट आया और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। अब हम लोगों ने एक तरीके से एक डेफिनेशन देख लिया। दूसरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो हम लोगों ने ये देखा कि जो क्लासेस जो हैं वो बन रही हैं ऑब्जेक्ट के बेस से। दैट मीन्स हम लोगों ने क्लास को बनाया ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, बिहेवियर होंगे, वही सारी चीजें हमारे क्लास के अंदर होंगी। नाउ इस चीज को समझने के लिए कि क्लास
और कैसे होता है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन से, अभी हमने क्लास का डेफिनेशन दिया ऑब्जेक्ट से क्लास की तरफ, अब मैं क्लास से ऑब्जेक्ट की तरफ का डेफिनेशन दे रहा हूँ। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर द ऑब्जेक्ट। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्लास एक टेम्पलेट है उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसके समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि जो गॉड है, वो गॉड ने हम लोगों को, सारे इंसान को बनाया, क्योंकि उन्होंने ही सारी चीजों को बनाया, उन्होंने पेड़ को बनाया, पौधे को बनाया। मतलब गॉड ही हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। तो उनके पास प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि उनको दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, अगर वो सारे ह्यूमंस को अलग 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 बनाने लगे, तो इट विल टेक अ ह्यूज टाइम, बहुत बड़ा समय लग जाएगा सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट हम मतलब हम कह सकते हैं उन्होंने एक साँचा बनाया, जैसे हम अगर एक पॉटर जो मिट्टी का जो सामान बनाता है, जो मूर्तियाँ बनाता है, वो भी क्या करता है, वो हमेशा मूर्तियाँ अपने हाथ से शेप नहीं देता है। छोटी-छोटी जो मूर्तियाँ होती हैं या छोटे-छोटे कुछ उनके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए, तो वो हर चीज़ों को वो हाथ से शेप नहीं देता। उनके लिए उन्होंने एक टेम्पलेट, जिसको हम लोग साँचा कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि गॉड ने एक साँचा बनाया। एक टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट बनाने के बाद उनके पास मान लीजिए कुछ ह्यूमन्स बनाने के मटेरियल होंगे, वो उस साँचे में, टेम्पलेट में वो मटेरियल डालेंगे, और मटेरियल डालने के बाद जैसे ही वो बनाएँगे उस साँचे के हेल्प से, तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि टेम्पलेट जो है हमारा क्लास है, और उस टेम्पलेट का जैसे ही हम टाइप कुछ फिजिकल चीजें जब हम बनाने लगते हैं जिसका एग्जिस्टेंस, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बनते जाएगा। तो उस टेम्पलेट को हम लोग कैसे बना रहे हैं, तो हम लोग टेम्पलेट को डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। सपोज कर लीजिए कि वो जो गॉड है, गॉड एक ऐसा जानवर बनाना चाहते हैं जिसके 10 लेग्स हो, 5 आईज हो, टू नोज़ हो, ऐसा कोई एनिमल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया। तो टेम्पलेट में जो प्रॉपर्टीज़ आई, जैसे कि मैंने कहा 10 लेग्स, 5 आईज़, 2 नोज़, दीज़ आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब गॉड जो है ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जिसका 10 लेग्स हो, 5 आईज़ हो, 2 नोज़ हो। तो ये हमारा जो है एक इमेजिनेशन बन रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट में फीचर क्या-क्या होंगे। उसी फीचर को मैंने उस टेम्पलेट में डिफाइन किया। अब मैं उस टेम्पलेट के थ्रू जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर जो भी मैं अपने टेम्पलेट में रखूँगा, वो उस ऑब्जेक्ट में आता चला जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग का जो क्लास होता है वो टेम्पलेट होता है। मतलब हम क्लास को मैं हमने ऐसे भी डिफाइन किया, क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों कहा ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्योंकि ऐसा हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट में जो भी फीचर्स आने वाले हैं, वो सारा फीचर्स जो है हमारे टेम्पलेट में है। वो ब्लूप्रिंट है जिसका कोई एग्जिस्टेंस, ब्लूप्रिंट मतलब ही होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो। टेम्पलेट मतलब भी होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो। दैट मीन्स हम लोग क्लास को ऐसे भी डिफाइन किया। मतलब पहला जो डिफिनेशन हम लोगों ने क्लास का दिया, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन। नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज, we can say class is the template or blueprint for the objects। objects के blueprint या template को ही हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अब हमने ये भी देखा कि क्लास जो है वो हम लोगों को ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या चीजें होने वाली हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होने वाला है, कितने एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, कितने बिहेवियर होने वाले हैं, वो सब हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो अगर वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो वो हमारी क्लास के अंदर, मतलब क्लास के अंदर हम पहले
हमें क्लास एक तरीके से इमेजिनेशन करवा रहा है कि उस क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होने वाली हैं, वो सारे का सारा प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी होने वाला है। मतलब क्लास को हम यहाँ से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास इज वन ऑफ द वे टू इमेजिन व्हाट आर द फीचर्स विल बी अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स क्लास जो है एक तरह का हमारे पास इमेजिनेशन है इस चीज का कि हम अपने ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट जो इस क्लास से बनाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स एंड बिहेवियर्स आने वाले हैं। नाउ ये हुआ दूसरे तरीके से हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को देखा। नाउ हम अभी और भी तरीके से हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक कोई भी अगर हम रियल लाइफ में देखें, अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन के अंदर क्या-क्या होता है? ह्यूमन के अंदर एक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके बिहेवियर होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के अलावा हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं होता है। तो हम क्लास को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्लास एक ऐसा तरीका है जिसमें या जिसकी मदद से हम एट्रिब्यूट्स या प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को एक सिंगल एंटिटी में रैप अप करते हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास एक क्लास का डेफिनेशन आ गया। क्लास का डेफिनेशन ये हो गया कि क्लास इज वन ऑफ द वे टू रैप अप the attributes and behavior in a single entity और वो सिंगल एंटिटी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? क्लास। अब उस क्लास से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता जाएगा उन सारे ऑब्जेक्ट में हमारे पास वो सारे एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे। क्लास को डिफाइन करने के और भी तरीके हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर डेटा को क्या कर रहा है? सिक्योर कर रहा है, अपने अंदर छिपा के रख रहा है। और ये डेटा को अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को छिपाना जो है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। दैट मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लास इज वन ऑफ द वे टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा। दैट मीन्स हम जावा में इनकैप्सुलेशन जो है वो क्लास की मदद से ही अचीव कर सकते हैं। तो इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं क्लास को और डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लास का वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रियल लाइफ से ही है क्लास ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो हमारे पास क्लास है। अब हम यहाँ पे चीजें को रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। मेमोरी एलोकेशन कब होती है, उसके अंदर की जो चीजें होती हैं वो मेमोरी कब एलोकेट करती हैं, और जो चीजें आपको रियल लाइफ में महसूस होगा वो सेम चीजें हमारे पास जावा में भी होने वाली है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्लास, जैसे ह्यूमन इज अ क्लास, एक ह्यूमन क्लास है। तो जब हम एक क्लास की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने कहा ह्यूमन, तो ह्यूमन कहने से कहीं भी रियल लाइफ दैट मीन्स अगर मैं अर्थ को एज ए रैम कंसीडर कर लूं, तो आप मुझे बताइए क्या ह्यूमन कहने से वो अर्थ पे कहीं मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं? नो। बिकॉज़ ह्यूमन कहने से मेरे पास कुछ स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है, कौन-सा ह्यूमन, किस टाइप का ह्यूमन। तो उसी तरीके से जैसे कि हमारे पास कोई भी क्लास का नाम लेने पर सिर्फ़ हमें ये एक इमेजिनेशन हो जाता है कि हाँ, इससे जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, उसमें ये सारे एट्रिब्यूट्स एंड फीचर, जैसे मैंने कहा कि मैं एक ह्यूमन टाइप का क्लास बना रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने ये कहा कि ह्यूमन टाइप का क्लास बना रहा हूँ, तो मेरे माइंड में ये चीज़ें तुरंत आ जाएँगी कि इस क्लास से जो भी ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं, उसमें ये सारे एट्रिब्यूट्स और प्रॉपर्टी आएँगे और ये सारे जो हैं, उसके बिहेवियर्स होंगे। नाउ अब मैंने क्या किया कि ह्यूमन टाइप का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। दैट मीन्स एक ह्यूमन टाइप का एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने रखा राम। तो जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही उसकी मेमोरी एलोकेशन हो गई। दैट मीन्स जैसे ही किसी क्लास का
हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही उसके मेमोरी एलोकेशन हो गई। मेमोरी और क्लास का मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि उस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने एक ह्यूमन जो मेरा क्लास है, उस क्लास का अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही मैंने उसका एक राम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, राम नाम का, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस क्लास में जितनी भी एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे? सारी मेमोरी एलोकेट करना शुरू कर देंगे और मेमोरी एलोकेट करने के बाद उनमें सारे वैल्यूज भी आनी शुरू हो जाएंगी, उनकी बिहेवियर भी आ जाएंगे। जैसे अगर मैंने ह्यूमन टाइप का एक क्लास बनाया, तो ह्यूमन टाइप का क्लास में हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? हमने डिफाइन किया कि उसके अंदर उसके नेम होगा, उसका एज होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कलर होगा, उसके बिहेवियर होंगे, जैसे वो दौड़ता होगा, चलता होगा, भागता होगा, ये सारे इसके बिहेवियर थे। जैसे ही मैंने ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बनाया राम, तो राम नाम जैसे ही ह्यूमन का एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसके सारे मेमोरी जो एट्रीब्यूट्स के मेमोरी होते हैं, वो मेमोरी एलोकेट होनी शुरू हो जाते हैं और जैसे ही मेमोरी एलोकेट होगी, उनमें वैल्यूज़ आना शुरू हो जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम वैल्यू आ जाएगी, उसका एज क्या है 1 डे, उसका एड्रेस क्या है तो ये, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है तो 0। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट का बनना होता है, ऑब्जेक्ट के बनने के साथ ही उसके सारे एट्रिब्यूट्स जो हैं, वो वैल्यू मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं, उनका वैल्यू आ जाता है और साथ में उसके जो बिहेवियर हैं, वो भी उसमें एक्टिव हो जाते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास जो रियल लाइफ में मेमोरी ऑक्यूपाई की जो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, मेमोरी ऑक्यूपाई तब होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है। जब तक हमारे क्लास की एग्जिस्टेंस होती है, कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं जावा के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो जावा में जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, वो ऑब्जेक्ट तभी बनते हैं, मेमोरी एलोकेशन तब होता है जब हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। जब तक हम क्लास की बात करेंगे, क्लास का मेमोरी में कोई एलोकेशन नहीं होता है। क्लास मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं। क्लास मेमोरी एलोकेट सिर्फ़ और सिर्फ़ तब करते हैं जब हम उनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ अब हमारे पास ये हमें पता चल गया कि क्लास के अंदर क्या-क्या एट्रिब्यूट्स होंगे और वही एट्रिब्यूट्स एंड बिहेवियर जो हैं, वो हम लोगों के ऑब्जेक्ट में भी होने वाले हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज़ समझने वाले हैं कि क्लास में वैसे वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट बनने के साथ अपना मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम लोग जावा के प्रोग्राम में इंस्टेंस कहते हैं। दैट मीन्स जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंस्टेंस बना रहे हैं और इंस्टेंस बनाने के साथ वैसे वेरिएबल जो अपना मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उन सारे वेरिएबल को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। दैट मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल वैसे वेरिएबल हैं जिनका मेमोरी का एलोकेशन ऑब्जेक्ट बनने के बाद होता है। दैट मीन्स अगर हम क्लास के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो क्लास के कौन जब तक क्लास की एग्जिस्टेंस होती है, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तब तक हमारे पास उसके एट्रिब्यूट्स के मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है और वो सारे वेरिएबल जो क्लास एग्जिस्टेंस में मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं, उनको जो है हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। दैट मीन्स वैसे एट्रिब्यूट्स, वैसे प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास जिनका मेमोरी एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनने के साथ होता है, उन सारे एट्रिब्यूट्स को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल बहुत सारे तरह के होते हैं, लोकल होते हैं और भी तरह के होते हैं। तो ये जो हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये हमेशा क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं। क्लास लेवल डिफाइन करने का मतलब
जब भी हम जावा में क्लास बनाते हैं तो क्लास की ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होती है। तो उस क्लास के ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के पास जो रहता है, जो और अंदर दूसरे ब्लॉक में ना हो, जो क्लास के क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रेसेस के लेवल में होते हैं, वैसे वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। लेकिन क्लास लेवल के अंदर जो है और भी वेरिएबल्स होते हैं, मैं अभी उसकी बात भी करूँगा। तो उन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी कह सकते हैं जब उनका मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट बनने के साथ हो रहा है। दैट मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल वैसे वेरिएबल होते हैं जिनके मेमोरी का एलोकेशन ऑब्जेक्ट बनने के बाद होता है। तो आई होप कि मैंने अभी तक आपके 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि क्लास क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकी मेमोरी एलोकेशन कब होती है एंड थर्ड कि हमारे पास क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उनके बारे में मैंने बताया। हमारा हमारे पास क्लास के अंदर और भी एट्रिब्यूट्स होते हैं जिसे मैं आपको अभी रियलाइज़ करवाने वाला हूँ। जैसे अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी ह्यूमन क्लास जो होता है, ह्यूमन के अंदर मैंने अभी तक आपको एट्रिब्यूट बताए, उसका नेम क्या होता है, उसके ऐज क्या होते हैं, उसका एड्रेस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ह्यूमन? तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उसका कोई वैल्यू नहीं पता है क्योंकि ह्यूमन का अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना है। अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता तो हमें उसका आंसर मिल जाता क्योंकि आंसर मिलने का मतलब है कि उसने मेमोरी भी एलोकेट किया है। उसने मेमोरी एलोकेट किया दैट मीन्स उसके अंदर वैल्यू आई है और वैल्यू आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से मैं पूछूँ आपसे व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ ह्यूमन? व्हाट इज़ द ऐज ऑफ ह्यूमन? व्हाट इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन तो ये सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मुझे ह्यूमन से नहीं मिल रही है बिकॉज व्हाई ह्यूमन इज द क्लास और जो मैं एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ वो सारे इंस्टेंस वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मुझे इंस्टेंस के रेफरेंस से मिलती है और इंस्टेंस बनने के बाद मिलती है जैसे मैंने ह्यूमन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया राम और जैसे ही वो बच्चा राम जन्म लेता है, अब मैं सेम क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ राम? आंसर यू कैन गेट। व्हाट इज़ द एज ऑफ राम? आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ राम? आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे वेरिएबल्स बताने वाला हूँ आपको, जो हमें उनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट बनने से पहले मिल जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइज़ ऑफ ह्यूमन? यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, लेकिन फिर भी हमें आंसर मिल रहा है द नंबर ऑफ आइज़ ऑफ ह्यूमन इज़ 2। मैंने कहा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लेग ऑफ ह्यूमन? द आंसर इज़ 2। द नंबर ऑफ हैंड्स फॉर ह्यूमन? द आंसर इज़ 2। दैट मीन्स हमारे पास उस क्लास के अंदर ऐसे भी वेरिएबल्स हैं, जिनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही मिल रही है। तो वैसे वेरिएबल जिनका मेमोरी एलोकेशन क्लास बनने के साथ होता है, उसको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल। वैसे वेरिएबल जिनका मेमोरी एलोकेशन क्लास बनने के साथ होता है, दैट मीन्स अगर मैंने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद मैंने उसमें एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ हैंड्स और जैसे ही वो क्लास लोड होगी हमारे प्रोग्राम में और उस क्लास के लोड होने के साथ ही ये सारे वेरिएबल अपना मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। दैट मीन्स कि हमारे क्लास के अंदर दो तरीके के वेरिएबल हो गए। एक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल हो गया जिसकी मेमोरी का एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनने के साथ होता है या बनने के साथ या बनने के बाद कह लें हम। दूसरा हमारे पास वेरिएबल
ऐसे वेरिएबल्स हो गए जिनका मेमोरी का एलोकेशन ऑब्जेक्ट बनने के पहले और क्लास लोड होने के टाइम, मतलब जैसे ही हमारे प्रोग्राम के अंदर वो क्लास लोड हो रहा है, ठीक उसी समय उस क्लास के वेरिएबल की मेमोरी एलोकेशन हो जा रही है। दैट मीन्स जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ह्यूमन, the answer is 2, that means we are getting the values। और वैल्यूज बनने मिलने का मतलब है कि मेमोरी भी एलोकेशन हो गई है और उसमें वैल्यूज भी आ गए हैं। तो हमारे पास इन वेरिएबल्स को कहा गया है क्लास लेबल वेरिएबल्स। मतलब क्लास लेबल वेरिएबल या क्लास वेरिएबल वैसे वेरिएबल होते हैं जिनकी मेमोरी का एलोकेशन जो होता है वो क्लास लोडिंग के टाइम ही हो जाता है, उन्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब जावा में जो है इन दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जावा ने क्लास लेबल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने उनके साथ एक मॉडिफायर लगा दिया जिसको हम कहते हैं स्टैटिक। दैट मीन्स जब हम किसी क्लास के वेरिएबल को क्लास लेबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हमें उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज करना होगा। और जैसे ही हम लोगों ने इस प्रोग्राम में उस वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया तो हमारा जो कंपाइलर है, जो हमारा जेवीएम है, वो समझ जाएगा कि ये जो वेरिएबल है जिनके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा है ये क्लास लेबल के वेरिएबल है। और जैसे ही वो प्रोग्राम में लोड होते हैं उनकी मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है और उन्हें इनिशियलाइज भी कर दिया जाता है। दैट मीन्स हमारे पास क्लास में अभी तक दो वेरिएबल आए। एक ऐसे वेरिएबल जिसको हमने कहा स्टैटिक वेरिएबल, जिसको कहा हमने क्लास वेरिएबल। एक वेरिएबल मैंने उसे कहा जिसे कहा हम लोगों ने इंस्टेंस वेरिएबल, जिसका मेमोरी का एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट बनने के साथ और उसके बाद होता है। अब हमारे पास हमने ये चीजें देख ली कि क्लास के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल्स हमारे पास हो गए स्टैटिक, एक हमारे पास वेरिएबल हो गए इंस्टेंस। यानी स्टैटिक को हमने कहा क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी में क्लास के लोड होने के साथ ही मेमोरी एलोकेट हो जाते हैं। और जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनका मेमोरी एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनने के बाद होता है, जो कि हम लोगों ने रियल लाइफ में देख लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इन सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि जैसे ह्यूमन एक क्लास है, क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ लेग्स, नेम एंड एज। तो मैंने कहा नंबर ऑफ आईज ऑफ ह्यूमन। तो मैंने जो नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ लेग्स, ये सारे मेरे क्लास वेरिएबल हैं और इनको एक्सेस करने के लिए मैंने हेल्प लिया क्लास के नाम का। दैट मीन्स कि हमें अगर क्लास लेबल वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो हमें उसको क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी क्लास लेबल वेरिएबल हैं उनको अगर हमें एक्सेस करना है, जो भी वेरिएबल हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर रखा है, स्टैटिक डिक्लेरेशन का मतलब वही हो गया कि वो वेरिएबल क्लास लेबल के वेरिएबल हैं, तो वो सारे वेरिएबल को हमें एक्सेस करने के लिए क्लास का नेम की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स क्लास लेबल वेरिएबल को हम लोग क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या हम क्लास लेबल वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो आप उससे रियल लाइफ में आप सोच के देखिए। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आईज ऑफ ह्यूमन, तो हमें आंसर मिला दैट इज 2। दैट मीन्स यस दिस इज पॉसिबल कि हम क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज राम। नाउ मैं बोलूं व्हाट इज द नंबर ऑफ आईज ऑफ राम, तो हमारे पास आंसर सेम मिल रहा है 2। दैट मीन्स कि हम लोग क्लास लेवल वेरिएबल को क्लास के नेम से भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के नेम से भी। दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट डॉट करके करेंगे तब भी वेरिएबल एक्सेस हो जाएगी।
अगर हमने क्लास का नाम डॉट करके किया, तो भी हमारे पास वो वेरिएबल एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, वो इंस्टेंस वेरिएबल विदाउट ऑब्जेक्ट रेफरेंस के बिना एक्सेस होते ही नहीं है। इवन इन द प्रोग्राम, इन द जावा प्रोग्राम, देयर इज नॉट अ सिंगल लाइन। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी वेरिएबल जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के बिना हम कॉल कर सकें। बशर्ते कि वो वेरिएबल हमारा क्लास वेरिएबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल वेरिएबल। तो जो भी हमारे पास क्लास लेवल में जो डिफाइन होंगे इंस्टेंस वेरिएबल, उनको एक्सेस करने के लिए या तो हम कहीं से ऑब्जेक्ट रेफरेंस दे रहे होंगे, या फिर हमारा जो जावा टेक्नोलॉजी है वो इंटरनली कहीं से हमें कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहा होगा। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू कॉल अ इंस्टेंस वेरिएबल विदाउट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि अगर हमें क्लास लेवल वेरिएबल को कॉल करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल को कॉल करने के लिए हम क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट नेम से भी एक्सेस करते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का नेम से भी। और अगर हमें क्लास और सेम इंस्टेंस वेरिएबल का जो होता है उनका मेमोरी एलोकेशन, उनका जो होता है वो ऑब्जेक्ट बनने के बाद होता है इंस्टेंस वेरिएबल का, और उन्हें एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमें उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो। विदाउट रेफरेंस हम जो है उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को, जिसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल ये 4 क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये क्लियर हो गए हैं आई होप, कि व्हाट इज क्लास, व्हाट डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड द क्लास कॉन्सेप्ट, क्लास का कॉन्सेप्ट हमें क्यों चाहिए था, क्लास के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं। क्लास के अंदर अभी तक जो मैंने बताया, 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। अभी मैंने बिहेवियर की बातें नहीं की हैं, मैं बिहेवियर की बातें करूंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द कॉन्क्रीट पार्ट, कॉन्क्रीट ऑफ द क्लास, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का जो कॉन्क्रीट पार्ट है, कॉन्क्रीट है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास, क्लास का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ हमारे पास दिस कीवर्ड का होता है कि हम उसको कब यूज करते हैं। तो ये जो दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट है वो हम अभी देखने वाले हैं इसका सिनेरियो, जहाँ पे हम जो है प्रोग्राम देखने वाले हैं कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके एट्रीब्यूट कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जो भी मैंने बताया वो सारे अभी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स सी दीज ऑल थिंग्स इन प्रैक्टिकली। तो मैंने सारी चीजें एज ए थ्योरेटिकल, एज ए स्टोरी, सारी चीजें सुने, सब चीजों को रियलाइज किया कि आखिर रियल लाइफ में चीजें कैसे हो रही हैं, और सेम रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट को ही हम प्रोग्रामिंग में भी पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स प्रैक्टिकली, कि जो मैंने आपको कहानी कह के, कहानी बना के सुनाया, एक्चुअली में वो प्रोग्रामिंग में होता भी है या नहीं होता है। तो वो सारे हम चीजें यहाँ देखेंगे, और यहाँ पे हम सारी चीजों को प्रैक्टिकल देखकर सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि हाँ चीजें अगर कैसे हो रही हैं। तो मैंने कहा था कि चलिए मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास ह्यूमन, जिसके अंदर मैंने 2 तरह के हम लोगों ने अभी तक एट्रीब्यूट पढ़ा। एक एट्रीब्यूट पढ़ा मैंने, बताया था आपको, जैसे एज। एज इज व्हाट, इट्स अ इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब मैंने बताया था इनका मेमोरी एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एज ऑफ द ह्यूमन, आई विल नॉट गेट द आंसर। ठीक है, अब दूसरा मैं वेरिएबल, सो वी कैन से एज इज व्हाट, एज इज इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ मैं आपको दूसरा वेरिएबल बनाता हूं, नंबर ऑफ आईज, एंड आई नो the value is 2 for the human, so I can initialize it. But ये क्या वेरिएबल, ये कैसे वेरिएबल है,
ये हमारे क्लास लेवल वेरिएबल हैं, इसलिए मुझे स्टैटिक लगाना होगा ताकि हमारे कंपाइलर को, हमारे रन टाइम एनवायरनमेंट को ये पता चल जाए कि ये जो वेरिएबल है ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल हमारे क्लास लेवल के वेरिएबल है जिनका मेमोरी का एलोकेशन ठीक उसी वक्त होगा जब ये ऑब्जेक्ट बन जाए। दैट मीन्स अगर हम इसको ना बनाते नहीं भी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तब भी ये वैल्यू हो जाएगा इसमें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ जहां पर मुझे मेन बनाना होगा। मैंने इसका नाम दे दिया डेमो, एंड देन आफ्टर आई एम क्रिएटिंग द मेन मेथड public static void main string args। देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं जो हूँ क्लास वेरिएबल को क्लास के नेम से एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई इट। सो दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया नंबर ऑफ आइस। द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास वेरिएबल को वी कैन एक्सेस विद the name of the with the name of the class, so I'm not creating an object, I'm just, तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। demo dot नेमिंग का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका नाम हमें क्या देना चाहिए, मैंने इसको डेमो से सेव किया, मैंने इसको ह्यूमन से सेव क्यों नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। So let's go ahead now for this. So let me move to this directory first. So this is in D drive. Now moving to my name, then after the next, that is Java sample, and there I have saved this. But for compilation of Java, I need to use Java C. So this is compiled successfully. So because there is two class, so when it will be compiled, the two class will be created. I can show you that also. You can see the human class and demo class, the two classes are there. So now let me do one more thing. Let me delete all the classes first so that there will be no confusion. So I'm deleting this. Sorry. So what is happening now? I'm compiling it again, so I can see the two classes are there, human. Now I want to run this, so for this I have to write Java, and then I have to human class, no human. I need to put the name of the demo it is. So now you can see we are getting the values. That is default value of int which is 0. But here we can say, even we can see there we have not created the object, but still we can access. So now मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया था कि मैं वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ जो क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं, इनको क्लास के नाम से, और उनकी मेमोरी का एलोकेशन जो है क्लास के लोडिंग होने के साथ होता है। तो जैसे ही ये ह्यूमन क्लास
लोड हो रहा है, साथ में इसकी मेमोरी एलोकेट हो जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ ह्यूमन डॉट एज को एक्सेस करने का, so I cannot. Why? Because the memory allocation is not there, and this is not class label variable. This is instance variable, so we cannot access the instance variable with the help of the class name. For access of instance variable, we always need the class instance of that class. So human is, so this we are expecting some error. I can see non-static variable is cannot be reference for static construct. So it is telling clearly कि हम लोगों ने क्या किया, क्लास नेम से नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो कि हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल कह रहे हैं उसको हम लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश की। नाउ लेट्स ट्राई अनदर थिंग। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द टाइप, देन आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। So there is lots of story for this statement which I cannot explain right now. So that's I can explain later. So फिलहाल आप ये जानिए कि ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। ये मैंने ह्यूमन बनाया और ऑब्जेक्ट से मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। So it's compiled successfully now. So let's try it. So you can see what I explained right now, जैसा कि हम लोग रियल लाइफ में जो हम लोगों ने रियलाइज किया था, द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द प्रोग्राम, कि जो जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जो क्लास वेरिएबल होते हैं, उनको हम क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, सॉरी मैंने किया है ठीक है, बट we are showing I'm showing something different. I was supposed to show the value of static. तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जो हमारे क्लास वेरिएबल होते हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के नेम से भी और ऑब्जेक्ट के नेम से भी। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज द क्लास लेवल वेरिएबल बिकॉज दिस इज अ स्टैटिक, और एक जगह मैंने क्लास के नेम से एक्सेस किया है और एक जगह मैंने ऑब्जेक्ट के नेम से, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में भी इन सारी चीजों को ऐसे ही एक्सेस करते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ भी पॉसिबिलिटी। नाउ यू कैन सी, लेट मी चेंज दिस वैल्यू, दिस इज h। नाउ अब हमारे पास ये तो चीजें मैंने आपको दिखा दिया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि हम कब स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, और सेकंड क्वेश्चन कि आखिर हम जनरली जब भी आप अगर आगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा या जब जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कभी भी स्टैटिक वेरिएबल को, जो क्लास लेवल वेरिएबल होते हैं, उनको हम कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करते। हालांकि पॉसिबिलिटी है वी कैन डू, बट वी नेवर एक्सेस द क्लास लेवल वेरिएबल, द static variable with object. But the question is why we do not use the object for calling static variables? And when do we declare any variable as a static? मतलब हम किस सिनेरियो में, तो हम यहाँ पे एक चीज दे सकते हैं, इसको दो तीन तरीके से सोचा जा सकता है कि हम किसी क्लास में वेरिएबल को स्टैटिक तब बनाते हैं जब वो वेरिएबल का वैल्यू वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो। जैसे अगर मैंने बात किया नंबर ऑफ आईज का, तो ये नंबर ऑफ आईज उस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू रखेगा, लेकिन हमारे पास जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो उस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू रखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक चीज ये और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल हम उस सिनेरियो में यूज करते हैं जिसमें उस क्लास के
ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा वो अगर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग होने वाला है, तो उस एट्रीब्यूट को हम एज़ ए इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर किसी क्लास के वैसे एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू उस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होना है, उसके लिए उस वेरिएबल को हम क्लास लेवल वेरिएबल बनाते हैं। नाउ अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है हमने ऐसा कर दिया, लेकिन जो काम हम स्टैटिक से बना रहे हैं, जो हम क्लास लेवल से कर रहे हैं, वो हम इंस्टेंस वेरिएबल से भी कर सकते थे। जाहिर सी बात है, दिस इज करेक्ट, हम कर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ आईज को इंस्टेंस वेरिएबल बना दूं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू टू टू दूं, तब भी वही काम करेगा। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कि हम लोग क्लास लेवल वेरिएबल को उसलिए यूज करते हैं जहां पे हमें उस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उस एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम रखनी है। तो पहला तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि अगर हमने उसको ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, तो वो क्या कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास ऑप्शन है सारे अलग-अलग करने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक ह्यूमन बनाया, उसमें नंबर ऑफ आईज़ जो है, मैंने इंस्टेंस वेरिएबल वेरिएबल बना दिया। मैंने कहा सारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब उसमें 2 ही डाला। लेकिन किसी ने 2 डाला, किसी ने 3 डाला। दैट मीन्स मैं चाहता था एक ऐसा ह्यूमन बनाना जिसके सारे ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ आईज़ 2 हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ने सबकी वैल्यू अलग-अलग कर दी। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे मैं चाहता था उसकी वैल्यू सेम रखने के लिए, जो कि सेम नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा कि जैसे ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कॉमन होने वाली है उस क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर मैंने उस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, इसका मतलब है कि उस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, हर ऑब्जेक्ट उस एट्रीब्यूट के लिए उतना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। सपोज कर लीजिए कि ये जो नंबर ऑफ आईज़ है, ये 2 बाइट मेमोरी या 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। अब उसमें मुझे एक कॉमन वैल्यू रखना है, सब में 2, 2, 2 रखना है। अब मुझे मुझे वो सेम वैल्यू के लिए उसके जितने भी ऑब्जेक्ट बने, उस हर एक ऑब्जेक्ट में मैंने वो 2, 2, 2, 2 वैल्यू के लिए एक अलग-अलग कॉपी बनाई। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी वेस्टेज। मुझे एक ही वैल्यू रखनी है, सेम वैल्यू रखनी है सारे ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मैं 4-4 बाइट मेमोरी को एलोकेट कर रहा हूँ। दैट मीन्स मेमोरी के वेस्टेज को बचाने के लिए भी, मेमोरी ये एट्रीब्यूट को इजीली मैनेज करने के लिए भी हम लोगों ने उस ये फीचर्स को, स्टैटिक वेरिएबल्स को इंस्टेंस के हेल्प से यूज नहीं किया। नाउ अगर हम इसके अलग-अलग वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल ना रख स्टैटिक वेरिएबल ना बनाकर मैं इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊँगा, तो मुझे उसे मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। सपोज़ कर लीजिए कि बहुत सारे मैंने स्टैटिक का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और उसमें मैंने नंबर ऑफ आईज़ डाला। एक बार हुआ कि मैंने सोचा कि सारे ऑब्जेक्ट जो हैं 2-2, 2-2, 2-2 क्या कर सकते हैं, अपने अंदर 2-2 आईज़ रखें। फिर मेरे पास अचानक से ख़्याल आया कि नहीं, चलो मैं उसके नंबर ऑफ आईज़ को बढ़ा देता हूँ। तो अब मुझे बढ़ाने के लिए हर एक ऑब्जेक्ट में जाकर चेंज करना होगा। लेकिन अगर मैंने वो वेरिएबल को जिसकी वैल्यू सबकी सेम रखनी है, उसे मैंने क्लास लेवल बनाया होता, स्टैटिक बनाया होता, तो मुझे हर जगह जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ़ अपने एक क्लास में चेंज करता और वो क्लास वाली वैल्यू चेंज होने के बाद उसकी कॉपी या फिर उसे जिस-जिस ऑब्जेक्ट ने एक्सेस किया था, वो हर जगह चेंज हो जाती। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, कैसे वेरिएबल को हमें स्टैटिक बनाना है, कब हमें स्टैटिक नहीं बनाना है, इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे बेनिफिट क्या है, वो सारी चीज़ें आई होप आपके यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। नाउ मैंने आपको एक दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बनाया था, उसके लिए मुझे एक मेथड का हेल्प लेना होगा। उस मेथड का हेल्प के लिए पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों को मेथड के बारे में कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है।
मैं एक सिंपल मेथड बनाता हूँ, void display, और इसके अंदर जो है मैंने एक पैरामीटर पास किया एज। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा दिया एज की वैल्यू। नाउ अब ये जो अगर मैं एज की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे मैंने एज दिया है 20, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, चलिए हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंस्टेंस मेथड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंस्टेंस मेथड क्या होता है। फॉर नाउ आई कैन से दिस, आई कैन कॉल दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ द इंस्टेंस एंड आई पास 40। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या हो रहा है, दैट मीन्स क्या प्रिंट क्या हो रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। जब भी मुझे कोई क्लास में चेंजेस होगा देन आई नीड टू कंपाइल इट। तो सॉरी, लेट मी गिव 5 It's fine now. Let's compile it. तो यहाँ पे हमारे पास एज 40 आ रहा है और एज 20 आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इन सारे को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो द वैल्यू इज 40, सो वी कैन से कि जो हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पास किया है वो सेम वैल्यू हम लोगों को यहाँ प्रिंट हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू प्रिंट हो ना। वो चीजें समझने वाली यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा वेरिएबल है दिस इज अ लोकल वेरिएबल एंड दिस इज व्हाट, this is a class label variable which is called, we can say this is an instance variable, not static. So instance variable। अब एक चीज मैं थोड़ा सा फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि प्रियोरिटी किसकी होती है। प्रियोरिटी हमेशा लोकल की प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। जैसे आपके, मेरे घर में एक बच्चा है जिसका नाम है ए, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ कि मेरे एक रिलेटिव आए, उनके साथ भी एक बच्चा आया, उसका भी नाम था ए। तो मैंने क्या किया, मैंने आवाज लगाया ए। तो आप बताइए कौन बच्चा आएगा, मेरे घर वाला बच्चा आएगा कि बाहर वाला आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही हम कॉल करते हैं, हमारा जो बच्चा है जो घर में है, जो लोकल है, जो पहले से रह रहा है, उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, वो पहले आएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल तो यहाँ दोनों प्रेजेंट है, लेकिन कॉल कौन सा होगा, लोकल वाला, क्योंकि लोकल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो 40 आ रही है, ना कि इसकी वैल्यू दिख रही है। दूसरी बात ये कि लोकल वेरिएबल को हमारे पास कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, और इसे कॉल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। दैट मीन्स कि अगर हम इसके अंदर कहीं से ऑब्जेक्ट सप्लाई कर दें तो ये वाला एज को हम कॉल कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि इसमें एक और ऑब्जेक्ट दे दूं, ह्यूमन टाइप का ह्यूमन, और यहाँ पर जब मैंने कॉल किया तो मैंने इसी को पास कर दिया। जब मैंने इसको पास कर दिया और यहाँ पे मैंने एक और प्रिंट किया, यहाँ पर मैंने लिखा ह्यूमन डॉट इमेज, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, पहले 40 होना चाहिए फिर 20 होना चाहिए। लेट्स कंपाइल इट।
तो इट्स क्लियर, पहले 40 पहले 20, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोकल वेरिएबल है, मैंने पास किया था 40 विच यूज, जिसको मैंने सबसे पहले प्रिंट किया। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट का वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट मैंने किसको बनाया? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, हमारे पास एक मेमोरी एलोकेट हुई, एक हमारे पास मेमोरी बनी। उस मेमोरी में कौन सा वैल्यू एलोकेट हुआ? एज। ठीक है। और जैसे इसको मैंने कैसे किया, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट बन गया। यहाँ पर एट्रीब्यूट बनना एज। ये एज टाइप की एक मेमोरी बन गई। इस टाइप की मेमोरी बन गई। और मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने लिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा मैंने ह्यूमन। तो ये ह्यूमन जो है, ये ह्यूमन जो है, इसको रेफर कर रहा है। मतलब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी को मैंने ह्यूमन के अंदर स्टोर कर रखा है। और ये जब मेमोरी एलोकेट, ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट होने का मतलब है उसके अंदर जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास 20 स्टोर है। 20 वैल्यू स्टोर है। तो जैसे ही मैंने ह्यूमन डॉट एज किया, तो मुझे ये 20 वाली वैल्यू मिल गई। तो सेम चीजें हो रही हैं। दैट मीन्स कि अगर हम अपने प्रोग्राम में, अगर हम इस एज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना होगा। और ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही, या अंदर हो या बाहर हो, मैंने क्या कहा था शुरू में कि हमारे पास जावा में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल विदाउट ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट रेफरेंस का हम किसी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चाहे वो स्टैटिक, चाहे वो हम लोग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे हो, या फिर इंटरनली कहीं से पास हो रहा हो, तो सेम चीजें हैं। अब देखिए, मैं इसी चीज को जावा जो है इंटरनली करती है। जावा ने क्या कर रखा है कि यहाँ पे दिस, जावा ने जो ये काम मैंने एक्सटर्नली किया है, जावा इसको इंटरनली करके हमें देती है। जैसे अभी मैं पहले मैं आपको ये दिखा लूं कि ये एक्चुअली होता कैसे है, ये काम कर रहा है कि नहीं। देन आई विल गिव दैट एग्जांपल ऑल्सो। ये दिस जो है ऑलरेडी एक कीवर्ड है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ कीवर्ड। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने पास किया ना, ये वाली चीजें जावा ने खुद कर करके रखा है। मतलब हर एक मेथड के अंदर जावा ने एक दिस कीवर्ड डाल के रखा है। किस टाइप का? उसी क्लास टाइप का। दैट मीन्स जो मैं अलग से ऑब्जेक्ट बना के पास कर रहा हूँ, मुझे अलग से ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं इसको पहले रन करके आपको दिखा दूँ। सी इट इज वर्किंग। तो जो अभी मैं एक्सटर्नली इसका पास किया था, मैंने क्या किया था, इसकी वैल्यू पास की थी। तो इसकी वैल्यू, दैट मीन जिस ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जावा इंटरनली इसके मेथड में पास कर रहा होता है, जो कि हम हर एक मेथड के अंदर उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे होते हैं दिस के थ्रू। दैट मीन्स कि हमें करेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेने के लिए कुछ अलग एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जावा हमें खुद से ये इंटरनली प्रोवाइड करती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। सो दिस इज बेसिकली यूज टू टेक द रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। ये जो करंट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, जिससे ये डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा हूं मैं,
उसी का रेफरेंस, दैट मीन्स इसका रेफरेंस इसमें इस मेथड के अंदर जावा इंटरनली पास कर रहा है, जो कि अवेलेबल है दिस टाइप के वेरिएबल में, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है दिस का, और दिस कीवर्ड इज यूज टू टेक द रेफरेंस ऑफ करेंट ऑब्जेक्ट, और इसी के हेल्प से हम लोकल ऑब्जेक्ट, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को अलग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने अ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग, प्लीज पुट इन योर कमेंट्स, आई कैन रिप्लाई इन दैट। ओके, thank you so much for watching my videos. Please subscribe, like and share for more support. Thank you.